वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स में स्टेप 3 कवर करेंगे, डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए, और फिर उनमें से हर फैक्टर के ऊपर हम एक क्वेश्चन एंड आंसर जो कि इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पर बेस होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो वो फैक्टर्स हैं वेरिएबल कंसिडरेशन, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इंटरेस्ट का एलिमेंट यानी नॉन कैश कंसिडरेशन, इसे फेयर वैल्यू पे लिया जाता है। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कुछ अमाउंट बात हम कस्टमर को पे कर रहे होते हैं एज पार्ट ऑफ इंसेंटिव, जो एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें करना पड़ रहा होता है, तो उससे हम रेवेन्यू के अमाउंट को कम कर रहे होते हैं। तो इन आइटम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की बात करते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। तो जो हमें कस्टमर से गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करके बदले में कंसिडरेशन मिलेगी उसे हम ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं। लेकिन इसमें वो अमाउंट एक्सक्लूड कर देनी है जो हमने थर्ड पार्टीज के बिहाफ पर कलेक्ट किए हों। अब हम कस्टमर से सेल्स टैक्स के पैसे भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो सेल टैक्स के पैसे हमारे नहीं होते, वो हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से ले रहे होते हैं, और बाद में हमने उसको अपने टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट करके या अदरवाइज जो है गवर्नमेंट के जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे FBR, इनलैंड रेवेन्यू, उसमें हमने उसको जमा करवा देना होता है। तो जो हमने दूसरी पार्टीज के बिहाफ पर कोई अमाउंट कलेक्ट की है उसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा नहीं बनाएंगे। सिमिलरली इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप एज एजेंट कोई कस्टमर से पैसे ले रहे हैं तो उसमें से आपका रेवेन्यू सिर्फ उतना है जितना आपका है। जो आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे पेमेंट ली है वो आप रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस में कंसीडर नहीं करेंगे। कंसिडरेशन जो प्रॉमिस्ड होती है वो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और दोनों भी। और एक एंटिटी को ट्रांजैक्शन प्राइस मेजर करते हुए कंसीडर करना चाहिए टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या हैं, जो उस बिजनेस में रिवाज है कि किस तरीके से जो है प्राइस डिटरमिन की जाती है। उस उन्हीं रिवाज को आप यूज़ करते हुए, उन्हीं कस्टम्स को यूज़ करते हुए आप जो है ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करेंगे। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते हुए जो फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए, तो उसमें इम्पैक्ट ये है कि नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रॉमिस बाय कस्टमर अफेक्ट द एस्टिमेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। यानी नेचर से क्या मुराद है? जो कंसिडरेशन है वो कैश कंसिडरेशन भी हो सकती है, नॉन कैश भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। टाइमिंग से क्या मुराद है? पैसे फ़ौरन भी मिल सकते हैं, थोड़ा डिले होकर भी मिल सकते हैं, एडवांस में भी मिल सकते हैं। और अमाउंट से क्या मुराद है? अमाउंट वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है, यानी कुछ अमाउंट फिक्स और कुछ अमाउंट वेरिएबल। तो जब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं तो एक एंटिटी को इन सारी बातों का इफेक्ट कंसीडर करना चाहिए। वेरिएबल कंसिडरेशन, constraining estimates of variable consideration, existence of a significant financing component in the contract यानी इंटरेस्ट का एलिमेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन जिसको फेयर वैल्यू पे बेसिकली मेजर किया जाता है, और कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन प्राइस में रिडक्शन हो जाएगी, जैसे कोई कूपन है, वाउचर है, या इस तरीके की कोई और चीज़ हम कस्टमर के लिए अगर कर रहे हैं। अब हम ऑनवर्ड्स इनमें से हर आइटम को, ये टोटल 5 आइटम्स हैं, हम हर आइटम पर एक क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे इस वीडियो में। और हर क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो बेसिकली IFRS 15 की ही इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पर बेस करके हमने डेवलप किया है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन की एक बात करते हैं, तो क्वेश्चन 1 हम देखेंगे। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड एन एसेट फॉर ₹1 million. In addition, the terms of contract include a penalty of ₹100,000 if the construction is not completed within 3 months of a date specified in the contract. रिक्वायर्ड ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच अप्लाई करें, मैथमेटिकल अप्रोच है, प्रोबेबिलिटी वेटेड। डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस इफ देयर इज 40% प्रोबेबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, 30% के 3 डेज का डिले, और 30% ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 डेज का डिले। अब इसके आंसर में अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट फिक्स है, लाइक
हम कह सकते हैं कि 900,000 तो पक्के हैं कि हमें मिलने ही मिलने हैं। पेनल्टी लग भी गई एक 100,000 की, तो 1 मिलियन में से जो बाकी 900,000 है वो तो कन्फर्म है कि हमें मिलेंगे। और 100,000 एक्स्ट्रा जो है वो एक वेरिएबल अमाउंट है, अगर पेनल्टी लग गई तो नहीं मिलेंगे, पेनल्टी ना लगी तो मिल जाएंगे। अब इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 900,000 फिक्स और 100,000 मिलने का चांस 40%, तो 940,000 हमारे पास ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। इसकी अल्टरनेटिव वे में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि जी अगर ये 40% जो चांस है वो ये है कि हमें पूरे 1 मिलियन मिलेंगे, यानी 400,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। 3 दिन का डिले हो गया तो 900,000 मिलेंगे, 30% चांस इस बात का है। और 5 डेज का डिले हुआ तब भी आपको 900,000 ही मिले, तो 400,000, 270,000 एंड 270,000 दैट वुड बी 940,000 एज वेल। तो आप कोई भी वे, ये शॉर्ट कैलकुलेशन है और ये थोड़ी सी लॉन्गर कैलकुलेशन है लेकिन शायद समझने में आसान है, तो इनमें से कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट रिलेटिंग टू वेरिएबल कंसिडरेशन की बात ये होती है कि बाज़ वक़्त वेरिएबल कंसिडरेशन होती है लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स हमें देखने होते हैं कि उन फैक्टर्स की बेस पर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या कंसिडरेशन वेरिएबल होगी, चेंज होगी या नहीं होगी। तो इस पर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 24 है स्टैंडर्ड में। An entity enters into a contract with a customer on 1st January 2018 to sell product A for rupees 100 per unit. If the customer purchases more than 1,000 units of product A in calendar year, यानी January to December, the contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 90 per unit. रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो आइटम हम ऑलरेडी 100 के हिसाब से परचेज कर चुके होंगे उनमें भी 10 रुपीज़ हमें वापस मिल जाएंगे, तो बैक डेट से 90 का रेट अप्लाई हो जाएगा। For the first quarter ended 31st March 2018, the entity sells 75 units of product A to the customer. The entity estimates that the customer purchases will not exceed the 1,000 unit threshold required for the volume discount in the calendar year. तो फर्स्ट क्वार्टर में आपने 75 यूनिट्स लिए सिर्फ, और जो कस्टमर ने हमसे लिए, और हमें ये एक्सपेक्टेड है कि 1,000 यूनिट वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। In May 2018, the entity customer purchases an additional 500 units. अब एक साथ 500 यूनिट उन्होंने परचेज कर लिया। अब इस बेसिस पर अब हमें लग रहा है कि पूरे साल में 1,000 यूनिट का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर विल बी रिसीव्ड ऑन 31st December फॉर ऑल यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमें बैंक रिकॉर्ड नहीं करना, रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2018 की, तो इस टाइम पर हमने 75 यूनिट सेल किए हैं 100 के हिसाब से, 7500 बनते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं होगा, 1,000 यूनिट से एक्सीड नहीं होगी, तो हमें 100 रुपीज़ के हिसाब से रेवेन्यू मिलेगा। तो हम 7500 पर ही रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट, यानी रिसीवेबल टू सेल्स वाली एंट्री है। लेकिन जब हम बात करेंगे 30 जून की, यानी सेकेंड क्वार्टर में, तो मई में 500 यूनिट सेल की हैं हमने, और अब हमें लगता है कि 1,000 यूनिट से एक्सीड कर जाएगा, तो हमें जो पैसे रिसीव होने का चांस है वो 90 के हिसाब से। तो 30 जून 2018 को सेकेंड क्वार्टर में हम 90 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और जो पिछले 75 यूनिट्स हैं उन पे भी 10 से रेवेन्यू कम कर देंगे, क्योंकि उनको हमने पहले 100 पे रिकॉर्ड किया हुआ। तो ये नेट अमाउंट 45,000 माइनस 750 वुड बिकम 44,250। तो रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे हम इस अमाउंट से। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपकी वेरिएबल कंसिडरेशन है और उसके अंदर सिचुएशंस चेंज होती जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप रेवेन्यू की अमाउंट के अंदर एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी इंटरेस्ट का एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो ये बेस्ड करता है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 26 पर। An entity sells a product to a customer for rupees 121. अब ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने ज़रा बहुत छोटी फिगर्स ली हुई हैं ताकि आसानी रहे। ऑन 3rd October 2017, दैट इज पेबल 24 months आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 days। तो 90 डेज का रिटर्न पीरियड है, उसके बाद 2 साल 24 महीने का टाइम है जिसमें फिर कस्टमर फिर पैसे देगा।
The product is new and the entity has no relevant historical evidence of product returns or other available market evidence, like हमें रिटर्न के चांसेस का नहीं पता कि प्रोडक्ट रिटर्न होगी या नहीं होगी, तो वी आर नॉट श्योर। जैसे बाजू का तो नहीं होता कि जनरली प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होती तो फिर हम उसका रेवेन्यू फ़ौरन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हमें क्लियर ना हो तो जब तक फिर रिटर्न पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक हमें उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सो कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹100। द एंटिटी, यानी अगर आप 2 साल बाद पैसे ले रहे हैं तो 121, और अगर अभी पैसे लेते तो ₹100 लेते। द एंटिटी हैज़ ईयर एंड ऑफ December 31। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन इंटरेस्ट, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 अक्टूबर की। इस दिन पर हम कोई रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि राइट ऑफ रिटर्न है और हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पर हम ये डिटरमिन कर सकें कि गुड्स रिटर्न होने का चांस कम है या ज़्यादा है। फिर हमारा ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2017 का। 90 डेज़ का पीरियड इस टाइम तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन हम अभी कोई इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट या रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं किया। जब या तो इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करते हैं किसी लाइबिलिटी पर या किसी एसेट पर, जब आपने कोई एसेट ही रिकग्नाइज नहीं किया हुआ तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। 1 जनवरी 2018 को 90 डेज़ का हमारा पीरियड कंप्लीट हो गया, तो अब हमें, अगर कस्टमर ने इतने टाइम में गुड्स रिटर्न नहीं की तो फिर हम इस टाइम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन हम 100 पे रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि जो हमें कस्टमर से पैसे मिलने हैं वो 121 मिलने हैं, तो हम कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप 121 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट वुड बी 100 एज वेल। रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। फिर जब साल पूरा होगा तो हम इस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। 31 दिसंबर 2018 को 100 पे 10%, ₹10 का इंटरेस्ट बनेगा, रिसीवेबल बढ़ा देंगे और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। एक साल और जब गुजरेगा तो अब 110 पर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% लेंगे तो 11 का इंटरेस्ट आएगा, तो रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब इस टाइम तक अगर आप नोटिस करें तो रिसीवेबल की टोटल वैल्यू 121 हो चुकी, 100, 10 एंड 11। तो जब 31 दिसंबर 2019 को हमें पैसे मिलेंगे तो बैंक डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 121 से, और इस टाइम पर रिसीवेबल का बैलेंस 0 हो जाएगा। नॉन कैश कंसिडरेशन। An entity enters into a contract with a customer to provide a monthly service for 1 year, let's say payroll services. The contract is signed on 1st January 2021 and work begins immediately. The entity concludes that the service is a single performance obligation performed over time and also measured on time basis, यानी monthly ही record करना चाहिए इसे। In exchange for the service, the customer promises 100 shares of its ordinary 100 shares of its ordinary shares per month of service. टोटल ऑफ 1200 शेयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूरे साल के 1200 बन जाएंगे 12 महीने में। तो कस्टमर हमें पैसे देने के बजाय शेयर्स देगा अपनी कंपनी के। द टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट द शेयर्स मस्ट बी पेड अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ ऑफ सर्विस। तो हर मंथ जब सर्विस का कंप्लीट होगा तो उस टाइम पर हमें शेयर्स मिल जाएंगे करेंगे। ऑन 31 जनवरी 2021, पहला महीना जब कंप्लीट हुआ, व्हेन एंटिटी रिसीव्ड 100 शेयर्स एज एग्रीड, द फेयर वैल्यू ऑफ 1 शेयर इन कस्टमर्स कंपनी इज ₹25। हमें इस दिन पर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आंसर में हम अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो 100 शेयर्स जो हैं हमारे पास 25 के हिसाब से वो 2500 के बनते हैं। फाइनेंशियल एसेट डेबिट और सर्विसेज का जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट कर देंगे। फाइनेंशियल एसेट की जगह आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी लिख सकते हैं या इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, और इसकी अकाउंटिंग फिर IFRS 9 के मुताबिक होगी। बाद में शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप फाइनेंशियल एसेट या इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू भी बढ़ा देंगे, लेकिन याद रखना है कि रेवेन्यू की अमाउंट को चेंज नहीं किया जाएगा। रेवेन्यू जो 2500 पे रिकॉर्ड होगा उस दिन की फेयर वैल्यू पे जब हमें कंसिडरेशन रिसीव हुई उस दिन पर वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद रेवेन्यू की अमाउंट के अंदर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हम कस्टमर को पैसे क्यों दे रहे होंगे या कस्टमर को कोई कंसिडरेशन क्यों दे रहे होंगे, जबकि हम तो उसे गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, हमें उससे कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। तो ऐसी एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हम कस्टमर के लिए कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, उसको कुछ कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
An entity enters into a 1 year contract to sell goods to a customer that is a large global chain of retail store. तो एक बहुत बड़ी उनकी स्टोर्स की चेन है, उसको हम जो है उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें हम उन्हें गुड सेल करेंगे. कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट रुपीज़ 15 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर. तो एक साल का एग्रीमेंट हुआ है कि वो हमसे 15 मिलियन की प्रोडक्ट्स लेंगे. कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर्स द एंटिटी टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1.5 मिलियन टू द कस्टमर. शुरू में हमने कस्टमर को 1.5 मिलियन देने एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर द चेंजेस इट नीड्स टू मेक टू इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट, ताकि वो अपनी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके अंदर वो शेल्फ्स बनवा सकें जहाँ पे वो हमारी प्रोडक्ट को रखेंगे और सेल करेंगे. ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट जैसे बाजू का जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं वो अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह प्रोवाइड करती हैं कि आप को हम ये प्रोवाइड करेंगे या आपको हम पैसे देंगे जिससे आप रेफ्रिजरेटर ले लें और उसमें फिर आप हम प्रोडक्ट जो सप्लाई करेंगे उसको रख के सेल कीजिएगा. तो ये सिनेरियो है जिसमें हमें 15 मिलियन की गुड सेल करनी है और इनिशियली हमें 1.5 मिलियन कस्टमर को देना. तो बाय 30 जून 2018 हमने 6 मिलियन की गुड्स इनवाइस कर दी और फिर 31 दिसंबर तक हमने 9 मिलियन की गुड्स को इनवाइस कर दी. जर्नल एंट्रीज पास करनी. सो कंसिडरेशन पेड को अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो हमारे लिए एंट्रीज करना आसान हो जाएगा. दैट इज 10% ऑफ टोटल इनवाइस वैल्यू, यानी 1.5 की कंसिडरेशन जो हम पे कर रहे हैं डिवाइड बाय 15 मिलियन जो टोटल इनवाइस वैल्यू होगी, तो हमारे पास 10% की अमाउंट आ जाती है कंसिडरेशन पेड की. तो 1 जनवरी को जब हम कस्टमर को पैसे देंगे तो हम कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर, इस अकाउंट को कोई और नाम भी रख सकते हैं आप, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इन मार्केट और वट एवर, और बैंक क्रेडिट कर देंगे आप. फिर 30 जून को जब आप इनवाइस करेंगे 6 मिलियन की तो बैंक के रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा. रेवेन्यू अब आप 90% अमाउंट का रिकॉर्ड करेंगे 5.4 मिलियन का, और 10% से जो आपकी कंसिडरेशन है वो क्रेडिट हो जाएगी, दैट वुड बी 0.6 मिलियन. इसके बाद जब 31 दिसंबर की बात आती है तो 9 मिलियन की गुड्स हमने और इनवाइस की, तो बैंक और रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा. 90% हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 8.1 मिलियन, और क्रेडिट कर देंगे कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर 10%. अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर का अल्टीमेट बैलेंस जीरो हो जाएगा. 1.5 मिलियन से डेबिट, फिर 0.6 मिलियन से क्रेडिट और 0.9 मिलियन से क्रेडिट. इसी तरह अगर आप रेवेन्यू नोट करें तो हम जो टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज 13.5 मिलियन. वैसे भी अगर आप देखें तो कस्टमर से हमें 15 मिलियन मिलने और 1.5 मिलियन हमें देना पड़ रहा है, तो हमारा रेवेन्यू 13.5 मिलियन ही बनता है और वो ही हमने रिकग्नाइज किया है. ये हमारे क्वेश्चन के जो है मेन एलिमेंट्स थे इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने तमाम फैक्टर्स को एक एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है और कैसे करना होता है. वेलकम टू ABC कैंपस. आज हम IFRS 15 की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल पर बेस करके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है 21 लिमिटेड, और ये IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 21 से ही रिलेट करता है. क्वेश्चन है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एसेट. द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम. द प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इज रुपीज 2.5 मिलियन, but that amount will be reduced or increased depending on the timing of completion of the asset. Specifically, for each day after 31st March 2022 that the asset is incomplete, the promised consideration is reduced by 10,000. यानी हर डे के डिले पर 10,000 का पेनल्टी लगेगी जिससे अमाउंट कम हो जाएगी. फॉर ईच डे बिफोर 31st March 2022 that the asset is complete, the promised consideration increases by, जल्दी एसेट कंप्लीट करेंगे तो पर डे के हिसाब से 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे. इन एडिशन, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एसेट, अ थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट एंड असाइन अ रेटिंग बेस्ड ऑन मैट्रिक्स दैट आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कुछ आपने क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उनके मुताबिक वो उसकी रेटिंग हो गई, इफ द एसेट रिसीव द स्पेसिफाइड रेटिंग, द एंटिटी विल बी इंटाइटल्ड टू एन इंसेंटिव बोनस ऑफ ₹150.
सो बेसिकली ये जो सारा डाटा है ये ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड है, और कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें वेरिएबल सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे हमें जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर कंप्लीट हो सकता है ये चांस हो कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लेट कंप्लीट हो और पेनल्टी लगे, हो सकता है स्पेसिफाइड रेटिंग मिले, हो सकता है स्पेसिफाइड रेटिंग ना मिले। तो वेरिएबल कंसिडरेशन और जो कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स और वेरिएबल कंसिडरेशन है उनको कंसीडर करते हुए अब हम ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे डिटरमिन करें। तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पार्ट ए ये है कि कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इफ एंटिटी एस्टिमेट 60% चांस दैट देयर विल बी डिले ऑफ 2 days और 40% चांस दैट इट विल बी बिल्ड ऑन ड्यू डेट। तो 70% चांस ये है कि स्पेसिफाइड रेटिंग भी मिल जाएगी, यानी लाइकली है। Calculate the transaction price if entity estimates 35% chance to build 5 days before due date, 40% chance to build on due date, and 25% chance that delay of 2 days will be made. There is 45% chance that specified rating will be received. यानी मोस्ट लाइकली नहीं है कि हमें रेटिंग मिलेगी, जो रेटिंग ना मिलने का चांस यहाँ पे 55% है। तो इस क्वेश्चन को पार्ट वाइज जो है दोनों पार्ट्स में डिफरेंट ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन होगी, क्योंकि डिफरेंट एस्टिमेट्स इन चीज़ों के, तो वन बाय वन हर पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आंसर का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। इसमें पार्ट ए को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम एक जो है टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे सिचुएशन, उसके बाद अमाउंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैश फ्लो हमें आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसकी बेस पर जो आउटकम है जिसकी बेस पर हमें ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी चाहिए। तो ये अमाउंट्स हम ले लेंगे। अब जो क्वेश्चन का डाटा है पार्ट ए का उसको देखते हैं। 40% चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पे कंप्लीट हो जाएगा, और ड्यू डेट पर कंप्लीट हुआ तो हमें एग्जैक्ट 2.5 मिलियन मिलेंगे। इट मीन्स कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पर कंप्लीट होता है 2.5 मिलियन मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी इस बात की 40% है, विच मीन्स के 1 मिलियन जो है हमारे पास आउटकम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम। लेकिन 60% चांस इस बात का भी है कि 2 days का डिले हो, और पर डे ऑफ डिले 10,000 से हमारी कंसिडरेशन रिड्यूस हो। तो इसका मतलब है कि अगर डिले ऑफ 2 days हो गया तो हमारी जो अमाउंट है वो 20,000 से कम हो जाएगी 10,000 पर डे के हिसाब से, और 2.48 मिलियन हमें मिल रहा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, और इस हिसाब से हमारे पास प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम आता है 1488,000। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के चांसेस हैं वो 100% हम पूरे के पूरी प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर चुके हैं। 40 + 60% ये 100% और इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर हम स्पेसिफाइड रेटिंग की बात करें तो ये सिंगल आइटम है जिसका ओवर टाइम से ताल्लुक नहीं है, या तो हमें स्पेसिफाइड रेटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी इधर इट इज़ 0 और इट इज़ 150,000। इसके 70% चांस का मतलब कि मोस्ट लाइकली है कि हमें ये मिल जाएगी। 70% ज़्यादा चांस जिस तरफ मोस्ट लाइकली, तो स्पेसिफाइड रेटिंग मोस्ट लाइकली है और 150,000। अब हम वैसे 70% चांस है लेकिन हम इसको पूरा 100% लेंगे, क्योंकि या तो स्पेसिफाइड रेटिंग मिलनी है या नहीं मिलनी। और टोटल अब कर लेते हैं। सो हमें 2,638,000 का जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो डिटरमिन हुई है, और अकॉर्डिंगली जब बाकी क्राइटेरिया मीट होंगे तो हम इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है कि कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इफ एंटिटी एस्टिमेट्स 35% चांस टू बिल्ड 5 days बिफोर ड्यू डेट, 40% chance to build on due date, and 25% chance that delay of 2 days will be made, और 45% chance of specified rating। तो पहले ड्यू डेट को कंसीडर करते हैं। 40% चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पर कंप्लीट होगा, 40% चांस है कि
40% चांस ये है कि जो काम है वो ड्यू डेट पर कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए पार्ट बी के लिए भी। तो ड्यू डेट पर अगर कंप्लीट होता है सेम 2.5 मिलियन, चांसेस जो हैं वो 40% ही हैं, दैट वुड बी 1 मिलियन। अब अगर 5 डेज पहले कंप्लीट होता है तो इसका 35% चांस है, और 10,000 पर डे के हिसाब से हमारी कंसिडरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो 50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो ऐड कर देते हैं, और इस बात का 35% चांस है। तो 50,000 इंटू 35%, 892,500, और इन द एंड हमारे पास 25% चांस है कि 2 डेज का डिले हो सकता है, और डिले होगा तो कंसिडरेशन रिड्यूस हो जाए। तो पर डे 10,000, 2 डेज के 20,000 बन जाएंगे। तो 20,000 लेस करके चांसेस 25% हैं, दैट वुड बी 620,000। स्पेसिफाइड रेटिंग का चांस जस्ट 45% है, यानी ये मोस्ट लाइकली नहीं है, बल्कि मोस्ट लाइकली ये है कि हमें रेटिंग नहीं मिलेगी। 55% चांस ये है कि हमें रेटिंग नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स कि हम इसे फिर इग्नोर करेंगे। और टोटल करते हैं तो 2512,500, तो ये अमाउंट होगी जिसका हमें रेवेन्यू अल्टीमेटली रिकग्नाइज करना है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो पर्पस था वो ये था कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जब वेरिएबल कंसिडरेशन होती हैं और कॉन्स्टेनिंग एस्टिमेट ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच, प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम्स और मोस्ट लाइकली आउटकम्स को अप्लाई करते हुए कैसे अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 22 है उसकी बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल 22 लिमिटेड है। क्वेश्चन का डाटा है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 31 December 2017 विद कस्टमर्स। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द सेल ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ₹100, यानी 100 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं जो कि ₹100 की है। सो इट मीन्स कि 100 टोटल प्रोडक्ट्स इंटू ₹100 वुड बी ₹10,000, जो टोटल कंसिडरेशन हमें इसकी रिसीव होगी। कैश रिसीव इन कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रांसफर्स, यानी जिस दिन हम कस्टमर को देते हैं प्रोडक्ट और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है उस दिन कैश रिसीव कर लेते हैं। एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज प्रोडक्ट विद इन 30 डेज। तो 31 December 2017 से ये टाइम बनता है 30 January 2018 तक। एंड रिसीव अ फुल रिफंड, यानी जो टोटल पैसे हैं हम पूरे ₹100 उस कस्टमर को वापस कर देंगे। एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ₹60, हमारी कॉस्ट 60 है और हम सेल 100 पे करते हैं। यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 97 प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिटर्न, यानी 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटर्न होने की एक्सपेक्टेशन है और बाकी 97 की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस बेसिस पर हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। The entity estimates that the cost of recovering the products will be immaterial and expects that the returned products can be resold at a profit, यानी जो प्रोडक्ट वापस आती है वो दोबारा प्रॉफिट पर सेल की जा सकती है और प्रोडक्ट को वापस लाने में कोई ऐसे कॉस्ट नहीं इनकर होती जो कि काफ़ी मटीरियल या बड़ी हो, यानी मामूली सी कॉस्ट है। रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज और 3 पार्ट्स हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिससे हमें ये क्लियर होगा कि हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि पार्ट ए है कि 3 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन January 30, 2018, यानी जैसे हमने सोचा था कि सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स रिटर्न होंगी उतनी ही रिटर्न हुई। सेकेंड पार्ट है कि 2 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन January 30, 2018, यानी जो हमने 3 प्रोडक्ट सोची थी उससे कम रिटर्न हुई एक्चुअली। और सी पार्ट है कि 4 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न, यानी जितनी हमने सोची थी उससे ज़्यादा हुई। तो जो ऑल पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि जैसा हमने सोचा हो वैसा हो जाए, उससे कम रिटर्न हो जाए या उससे ज़्यादा रिटर्न हो जाए, तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो पहले हम वो एंट्रीज पास करेंगे जो हमें रेवेन्यू की पास करनी चाहिए, उसके बाद हम पार्ट A, B, C की जो एंट्रीज बनती हैं उनको रिफ्लेक्ट करेंगे।
सो आंसर स्टैब्लिश करते हैं हम, और इसमें जो है तमाम सिचुएशन, चाहे पार्ट ए हो, बी हो या सी हो, इनिशियल सेल्स की एंट्री तो सेम ही रिकॉर्ड होगी सबके सामने। तो जर्नल एंट्रीज का हम फॉर्मेट बना लेंगे, और 31 दिसंबर 2017 जब हमारी सेल्स हो रही है तब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि 100 आइटम्स हैं और ₹100 की प्रोडक्ट है। तो जो टोटल हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं वो 10,000 है। 97 आइटम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, और 3 आइटम्स बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस हमें हो जाएंगे और हमें उसके पैसे रिफंड देना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारी एंट्री ये होगी कि हम कहेंगे कि बैंक को डेबिट किया जाए बाय 10,000 जो हमें पैसे रिसीव हुए। रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 97 प्रोडक्ट्स का, क्रेडिट कर देंगे 9700 से। और जो 3 प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाएंगी, उनको हमने लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 प्रोडक्ट वापस आएंगे, उनके बदले में 300 रुपीज़ वापस पे करने पड़ेंगे, जो रिफंड करने पड़ेंगे। तो उस पर हम 300 की जो अमाउंट है उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब साथ के साथ ये समझने के लिए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट हम कैसे फॉलो करते हैं, हम यहाँ पर ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हम परपेचुअल इन्वेंट्री को फॉलो कर रहे होंगे। तो अब जिस तरह से हमने रेवेन्यू 97 प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड किया है, तो हमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी 97 प्रोडक्ट की रिकॉर्ड करनी चाहिए, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्वेश्चन में ₹60 गिवन है। तो क्योंकि हमने 97 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हम 97 इंटू 60 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। दैट वुड बी 5820। जो प्रोडक्ट हमारे पास हमने जिसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएगी, उसका हम रेवेन्यू के बजाय लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट जो हैं वो कॉस्ट पर हमारा एसेट दोबारा बन जाएंगी, जिसे हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं, कोई भी जो मुनासिब लगे। ज़्यादातर ये कॉमन है कि हम इसे राइट टू प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। तो 3 प्रोडक्ट्स को हम राइट टू प्रोडक्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे 180। और फॉर द टाइम बिंग हमारे पास से हमारी इन्वेंट्री में से पूरे 100 यूनिट 60 के हिसाब से चले गए हैं, तो 6000 से इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो हमारी एंट्री 31 दिसंबर 2017 को पास होनी है। चाहे बाद में जाकर जो 30 जनवरी है उस पर जाकर प्रोडक्ट्स 3 वापस हों, 2 वापस हों या 4 वापस हों, कुछ भी हो, ये सेम सिनेरियो हमारा अप्लाई हो रहा होगा। अब हम सिनेरियो लेते हैं पार्ट ए के, अगर 3 प्रोडक्ट्स ही रिटर्न होती हैं तो क्या होगा। दैट वुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऑन 30 जनवरी 2018 अगर 3 प्रोडक्ट ही वापस होती हैं तो हम पेमेंट कर देंगे उन 3 प्रोडक्ट्स की, और हमारा बैंक 300 से क्रेडिट हो जाएगा। और जब हमने पैसे वापस कर दिए तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हमने ऊपर रिकॉर्ड की हुई थी 300 की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक एंट्री तो ये हो जाएगी। उसके बाद इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करें तो जाहिर बात है हमारे पास जो है 3 आइटम वापस भी आ जाएंगे। तो 3 आइटम जो वापस आएंगे, 3 आइटम्स की वैल्यू 3 इंटू 60 180 की बनती है। तो इन्वेंट्री हमारी 180 से बढ़ जाएगी, और ये जो हमारा राइट टू प्रोडक्ट का हमने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, ये एसेट हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये वापस ले चुके हैं। तो पार्ट ए की सिचुएशन में जैसा हमने सोचा था कि 3 प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ेंगे, 3 प्रोडक्ट वापस मिल जाएंगी, वही हुआ कि 3 प्रोडक्ट के पैसे देने पड़े और 3 प्रोडक्ट हमें वापस मिल गए। अब पार्ट टू की तरफ चलते हैं। पार्ट टू ये है कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रिटर्न हुई। हमने सोचा था कि 97 रिटर्न नहीं होंगी, 98 रिटर्न नहीं हुई। सो पार्ट बी के अंदर अगर हम इम्प्लीकेशन करते हैं इसकी और जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट अगर रिटर्न होती हैं, अगर सिर्फ 2 प्रोडक्ट रिटर्न होती हैं तो हम तो रेवेन्यू 97 का रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमें अब रेवेन्यू जो है एक प्रोडक्ट का और रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और 2 प्रोडक्ट का कैश हमें वापस करना पड़ेगा। अच्छा, अब जिन प्रोडक्ट्स का कैश हमें वापस करना पड़ेगा पहले वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। 200 हमने वापस कर दिए और एक प्रोडक्ट का मज़ीद रेवेन्यू हमने
रिकॉर्ड कर लिया। और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है ऑन 30 जनवरी 2018 वो तीनों प्रोडक्ट्स की ख़त्म हो, क्योंकि दो के हमने पैसे दे दिए और एक जो है वो उसका हमारा अब रेवेन्यू बन चुका है। एट द सेम टाइम इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से ये होगा कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 2 यूनिट्स आएंगे, तो 16 × 2 120। एक यूनिट जिसका हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है उसकी अब हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड करनी होगी ताकि अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाए। और जो हमारा राइट टू प्रोडक्ट था वो तीनों यूनिट्स का ख़त्म हो गया, दो वापस मिल गए और एक सेल हो गया। तो ये पार्ट बी की सिचुएशन है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये देखेंगे कि हमने 97 यूनिट्स का रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड किया था, एक का रेवेन्यू बाद में रिकॉर्ड कर लिया। 97 की कॉस्ट पहले रिकॉर्ड की थी, एक की कॉस्ट बाद में रिकॉर्ड कर ली। तो ये पार्ट बी की सिचुएशन है। पार्ट सी को देखते हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स अगर रिटर्न हो जाती हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी उसको हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पार्ट सी सॉल्व करते हैं। 30 जनवरी 2018। तो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ 97 प्रोडक्ट्स का और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ 3 वापस होंगी और उनके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली हमें पैसे जो हैं वो 4 के देने पड़ गए। तो 400 से अमाउंट हमारी क्रेडिट हो गई। रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर चुके थे 97 का, जबकि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था 96 का, क्योंकि 4 चीज़ें वापस हो गई हैं। तो रेवेन्यू की एडजस्टमेंट कर देंगे और 100 से हम अपना रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे एडजस्ट करके। तो 100 से रेवेन्यू को डेबिट कर दिया। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है वो 300 की थी और वो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि या तो हम रेवेन्यू रिवर्सल कर चुके हैं उसके अगेंस्ट, या जो गुड्स के पैसे देने थे वो हम वापस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारी रेवेन्यू एडजस्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको भी हमें एडजस्ट करना चाहिए और इम्पैक्ट लेना चाहिए। अब इन्वेंट्री में हमारे पास 4 आइटम आ गए हैं, क्योंकि 60 के हिसाब से 4 आइटम्स वापस हुए। दैट वुड बी 240। क्योंकि हमने रेवेन्यू रिवर्स किया है एक प्रोडक्ट का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिवर्स होगी एक प्रोडक्ट की 60 से। और जो राइट टू प्रोडक्ट हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 180 का, वो अब खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने पहले 97 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में एक का रेवेन्यू कम कर दिया, तो अल्टीमेटली 96 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स 97 प्रोडक्ट की रिकॉर्ड की थी, बाद में एक की रिवर्स कर दी, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 96 यूनिट्स की रिकॉर्ड हो रही है। सारे पार्ट्स को एक साथ देखते हैं। सो ये जो हमारी इनिशियल एंट्रीज हैं ये तमाम सिचुएशन में पास होंगी। सिर्फ 3 यूनिट जैसे हमने सोचे थे वैसे ही वापस हों तो फिर हमारी पार्ट ए की एंट्रीज हैं। अगर उससे कम यूनिट हों तो हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और उससे ज़्यादा यूनिट्स वापस करने पड़ जाएं तो हम रेवेन्यू का रिवर्सल रिकॉर्ड कर लेंगे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 29 कर रहे हैं। इसको हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की फॉर्म में डेवलप कर लिया है और इसका टाइटल है 29 लिमिटेड। तो क्वेश्चन है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर टू कस्टमर इन 2 ईयर्स। यानी आज जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके हमने 2 ईयर्स के बाद कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट देनी है। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, यानी ओवर टाइम नहीं है कि हम ओवर 2 ईयर्स रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, हम एक ही बार रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे और आज से 2 साल के बाद करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन। एक ऑप्शन तो ये है कि पेमेंट ऑफ ₹5,000 इन 2 ईयर्स व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द एसेट। तो एक तो ये ऑप्शन हमने कस्टमर को दिया कि जी आप 5,000 हमें पे कर दें, और पे करें आप आज से 2 ईयर्स के बाद, जिस टाइम पर आप हमें जो है हमसे कंट्रोल ले रहे होंगे प्रोडक्ट का, उसी टाइम पर आप हमें पेमेंट कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि पेमेंट ऑफ ₹4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, कि आप 2 साल पहले पैसे दे दें लेकिन फिर आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, दैट वुड बी ₹4,000। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, क्योंकि टाइम की वजह से एक सर्टन अमाउंट जो है वो कम पे करनी पड़ रही है। The entity concludes that the contract contains a significant financing component
because the length of time between when the customer pays for the asset and when the entity transfer the asset to the customer, as well as the prevailing interest rate in the market. तो कस्टमर ने जो है वो 4000 को इलेक्ट किया है, तो इट मीन्स के जो है इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। अगर तो कस्टमर 5000 वाला ऑप्शन लेता तो फिर हमारी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग होती कि हम जिस टाइम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते आफ्टर 2 ईयर्स, उसी टाइम पर हम सिंपली कैश डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट कर देते 5000 का, क्योंकि उस टाइम पर वही अमाउंट हमें रिसीव हो रही थी और उसी की बेस पर हमने जो है रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लेना था। तो अब फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, क्योंकि पैसे आज मिल रहे हैं, रेवेन्यू 2 ईयर्स के बाद रिकॉर्ड होना है, तो एक इतना ज़्यादा टाइम है जिसकी बेस पर हम कहेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजेक्शन इज 11.8%, विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द टू अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। यानी अगर हम 4000 में पर ईयर 11.8% के हिसाब से कंपाउंड करें इंटरेस्ट, एक साल 11.8%, फिर कंपाउंड करके फिर 11.8%, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली अमाउंट 5000 बन जाएगी। तो एक रेट तो हमारे पास ये अवेलेबल है। अगर तो किसी क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ यही एक रेट अवेलेबल हो तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एंटिटी डिटरमिन्स दैट द रेट दैट शुड बी यूज्ड इन एडजस्टिंग द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज 6%, विच इज एंटिटीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। यानी जो सेलर है उसके परस्पेक्टिव से उनके लिए जो पैसे हैं वो 6% का उनकी बोरिंग रेट है। यानी अगर वो किसी से लोन लेते हैं तो उस पर उनको 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब प्रैक्टिकली जब आप किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे ले रहे हैं तो वो भी आप उससे एक किस्म का लोन ले रहे हैं, और 2 ईयर्स के पीरियड का मतलब है कि आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल होगा वो रेट होगा जिसके ऊपर आपकी इंक्रीमेंटल बोरिंग होती है। यानी अगर आप लोन लेते तो किस रेट पर आपको मिलता। सो इस कॉन्सेप्ट में जब हमें 4000 मिलेगा तो हम उसे रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रोडक्ट नहीं दी। प्रोडक्ट का जो कंट्रोल ट्रांसफर होना है वो तो 2 ईयर्स के बाद होना है। तो हम अभी उसे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस पर फिर हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट को ऐड करके जो रेवेन्यू बनेगा उसको फिर हम रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो कि कम अमाउंट बन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे रेट लोअर हम यूज़ कर रहे हैं। रेट हायर होगा तो फिर 5000 से ज़्यादा अमाउंट भी बन सकती है जिस पर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास की जाएं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो हम फ्रॉम द बिगनिंग जो है डेट है हमारे पास 1 जनवरी 2018, इससे लेकर नेक्स्ट 2 ईयर्स तक जब हम फाइनली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब तक की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो आंसर की तरफ चलते हैं और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनिशियल हमारी एंट्री कब होगी। तो इनिशियल एंट्री हमारी 1 जनवरी 2018 को होनी है, जब कस्टमर ने 4000 हमें पे कर दिए व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन। तो कैश या बैंक हम डेबिट कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। 4000 4000। इसके बाद जब फर्स्ट ईयर एंड होगा हमारा, दैट वुड बी 31 दिसंबर 2018। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन की डिस्कशन में डिस्कस किया था कि 6% रेट रेलिवेंट है, तो 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। 4000 का 6% वुड बी 240, और सेम अमाउंट से हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जब एक साल और गुजरेगा, दैट वुड बी 31 दिसंबर 2019, तो हम फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब कंपाउंड हो जाएगा 4000 प्लस 240 पे 6% हम अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 254। सेम अमाउंट से हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और अब क्योंकि 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो इस टाइम पर हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे और अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितने से डी रिकग्नाइज करें और रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड करें, तो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का टोटल बैलेंस कितना है। 4000 प्लस 240 प्लस 254। तो जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के अगेंस्ट अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म हो जाती है बाय 4000 प्लस 240 प्लस 254, दैट इज 4494। और सेम अमाउंट से हम रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रेवेन्यू हमारा 5000 के बजाय लोअर अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि जो हमारा
incremental borrowing rate है that is 6% and that is lower than the implicit rate of 11.8%. सो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा, अगर एग्जाम में दो डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं तो यू शुड यूज़ एंटिटीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, यानी कस्टमर का नहीं सेलर का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट आपको इस सिनेरियो में यूज़ करना होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.